हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बेसिकली आज हमें इसमें इनके डिफरेंस बिटवीन पढ़ने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है कि क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड का अगर मतलब को जाने तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब हो गया किलिंग बाय वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को मारा गया, तो उसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड होता है। और मर्डर का मतलब भी यही होता है, बट मर्डर जो है वो आपका जीनस है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है वो आपका जीनस है, और मर्डर उसका एक स्पीसीज है। यानी कि मान लीजिए जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आप पूरा मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड है। जो मर्डर है वो उसका एक पार्ट है, ये मर्डर है, ठीक है, यानी कि एक उसकी एग्रीगेट फॉर्म होती है मर्डर की, कल्पेबल होमिसाइड। और अब देखा जाए तो कल्पेबल होमिसाइड बात करता है सेक्शन 299 में, और मर्डर बात करता है सेक्शन 300 में। अब देखा जाए तो एक डिफरेंस से समझते हैं हम कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या है। अगर माना जाए तो अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो जो आपके मर्डर के एक्सेप्शंस है वही कल्पेबल होमिसाइड है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्ट आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गुस्सा आया या किसी ने कुछ ऐसी बात बोली जो कंट्रोल थी, मतलब यानी कि आप कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल खो गए, तो उस वो चीज आपकी कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी, मर्डर नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहां से देखिए, कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर इफ द ऑफेंडर डिड द एक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि मान लीजिए अगर कोई एक्ट, जैसे मान लीजिए मैं एक ए आदमी है, वो बी को मार देता है। अब जो ए है वो बी को इसलिए मारता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन 5 रीजंस की वजह से: ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड करते वक्त, पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का यूज करके। जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो एक थेफ्ट को, एक चोरी करने वाले आदमी को मार देता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो चोरी करके भाग रहा था और उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था। तो यहां पर क्या करा, एज ए पब्लिक सर्वेंट उसने अपने पावर को डिस्चार्ज करते वक्त उसको एक्सटेंड वे में ले गया, तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा, आपका कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। या सडन फाइट में मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों किसी बात पे लड़ पड़े और दोनों इक्वल लड़ रहे हैं। जैसे मतलब इसके पास भी कोई डेंजरस वेपन है और इसके पास भी कोई डेंजरस वेपन है, और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ये आपका मर्डर नहीं माना गया, ये सडन फाइट माना गया, और ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। कंसेंट में जैसे ए ने कहा बी को कि मुझे मार दो तुम, और दोनों 18 साल के तक के हैं, ठीक है, अब ए ने क्या करा, बी को मार दिया और उसी की कंसेंट के थ्रू मारा, तो ये मर्डर नहीं माना गया, ये आपका कल्पेबल होमिसाइड माना गया। देखिए, दोनों में अगर आपको डिफरेंस सही से समझना है तो ये जान लीजिए कि आपको एक लाइन अपने दिमाग में रखनी है कि जो मर्डर के एक्सेप्शंस है वही आपके कल्पेबल होमिसाइड है। यानी कि अगर जो मर्डर के एक्सेप्शंस की बात करी गई है वही आपका कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। और अगर इसमें जनरल डिफरेंस इंटेंशन का भी रहता है, इंटेंशन की वाली जो चीज है वो आपकी एक अधूरा आंसर है। अगर हम कोई आपसे पूछे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है, तो यूजुअली लोग एग्जांपल देते हैं कि इंटेंशन का फर्क है, तो ये आधा अधूरा आंसर है। इसका प्रॉपर आंसर यही होता है कि कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में ये मेन मेजर डिफरेंस है कि जो मर्डर के एक्सेप्शंस है वही आपका कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। जैसे कि अब एक और चीज पढ़ते हैं, इनडेफिनेट नॉलेज ऑफ डेथ, यानी कि इनडेफिनेट नॉलेज है कि डेथ हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। देयर इज सम इंटेंशन, बट सम इंटेंशन के साथ। जैसे एक केस था आर वर्सेस गोविंद, इसमें आपका ये बताया गया था कि मर्डर इज अ हायर डिग्री ऑफ मेंसिया एंड एग्रीगेट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यानी कि जैसे कि आपको इस केस में क्या हुआ था आर वर्सेस गोविंद में, कि एक जो गोविंद था वो अपनी वाइफ को मार देता है। अब वो मारता कैसे, उसको गिरा के उसकी चेस्ट पे पंच करने लग जाता है। तो कोर्ट ने यह माना था कि ये आपका मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड में माना जाएगा, क्योंकि जो गोविंद का जो एक्ट था वो ऐसा एक्ट नहीं था कि जो मर्डर के हिसाब से माना जाए। अगर इनमें देखा जाए तो मेजर डिफरेंस यही रहता है, पनिशमेंट का ही रहता है। मर्डर में आपका डेथ पेनल्टी तक है, बट आपका कल्पेबल होमिसाइड में सिर्फ इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ हाईएस्ट है और 10 साल तक मिनिमम है, ठीक है। मतलब इतना पनिशमेंट का ही अगर देखा जाए तो फर्क है ज्यादातर। और देखा जाए तो आर वर्सेस गोविंद में अब जो ये केस है ये आपका रेगुलर यूज नहीं होता, यानी कि जजमेंट में नहीं माना जाता। जजमेंट्स में आपका ये पॉइंट्स माने जाते हैं कि अगर कोई एक्ट आपका इन पांचों में फॉल करता है तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा, ना कि मर्डर माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं क्या है। पहली बात तो है कल्पेबल होमिसाइड जो है वो आपका सेक्शन 299 में बात करता है और मर्डर आपका 300 में बात करता है। जो आपके कल्पेबल होमिसाइड है वो आर नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर डिड। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई एक्ट जो है वो इन 5 में करा है तो वो नहीं माना जाएगा।
और ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड, जितने भी मर्डर्स है वो कल्पेबल होमोसाइड है। देखिए ये एक सर्कल है, ये आपका सारा कल्पेबल ही है। जैसे मान लीजिए पिज्जा, पिज्जा की एक स्लाइस क्या है, मर्डर, ठीक है, ये सारा क्या मानेगा, कल्पेबल होमोसाइड, और एक इसकी स्लाइस क्या मानी गई, मर्डर मानी गई। इतना ये इसमें फर्क है। इनडेफिनेट नॉलेज होती है इसमें डेफिनेट नॉलेज होती है। जैसे इसमें डेफिनेट नॉलेज का मतलब क्या है, ए ने बी को शूट कर दिया, अब ए की इंटेंशन थी, डेफिनेट नॉलेज थी कि मरेगा ही मरेगा, तो उसने मार दिया उसको, ठीक है। लेस इसमें आपका लेस पनिशमेंट होती है कल्पेबल होमोसाइड में, और इसमें सीवियर पनिशमेंट होती है। जैसे मैंने बताया था कि डेथ पेनल्टी तक इसमें होती है, और इसमें लेस होती है। लेस का मतलब यानी कि इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम है। आगे बढ़ते हैं। जो यही वाला पॉइंट है कि आपका जो कल्पेबल होमोसाइड है वो आपका जीनस है। ये रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात कही गई थी। और मर्डर जो वो एक स्पीसीज है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर नॉट मर्डर। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी मर्डर्स है वो सारे के सारे आपके कल्पेबल होमोसाइड्स कहलाए जाएंगे, बट जितने भी कल्पेबल होमोसाइड्स हैं वो मर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके मर्डर के एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे हैं। अगर मर्डर के एक्सेप्शंस में कोई आपका फॉल करता है एक्ट, तो वो आपका मर्डर नहीं माना जाएगा, वो आपका कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। पनिशमेंट कितनी है इसमें कल्पेबल होमोसाइड में? 10 इयर्स पनिशमेंट है, और आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। और इसमें क्या मोर सीरियस में लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस डेथ पेनल्टी तक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन बेरेक्ट से पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए, जैसे इससे पहले इसे एक एग्जांपल को समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये ए है, इसने एक गड्ढा करा, गड्ढे में इसने क्या करा, एक ऐसी चादर लगा दी जिसकी वजह से पता ना चल सके कि नीचे गड्ढा है, ठीक है। अब क्या हुआ था, बी आता है और इस गड्ढे में गिर जाता है और इस पे स्पाइक्स थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, एक ने क्या करा, इसको यहां पर क्या माना गया, ये मर्डर माना गया कि कल्पेबल होमोसाइड माना गया? ये आपका कल्पेबल होमोसाइड माना गया। जैसे क्या है, ए ले स्टिक्स एंड टफ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन देयरबाय कॉजिंग डेथ। यानी कि उसका इंटेंशन तो था कि कोई मर जाए, पर उसकी प्रॉपर इंटेंशन नहीं थी यहां पर एक, ठीक है, प्रॉपर एक पर्सन के थ्रू एक इंटेंशन नहीं थी। विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू बी कॉज डेथ, यहां पर उसे लाइकली टू बी था। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स देखे मेंस रिया, और उसमें हमने पढ़ा था कि इंटेंशन नॉलेज में क्या फर्क होता है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे कि इंटेंशन की जो कहीं पर इंटेंशन वर्ड आ जाता है, तो आपके इंटेंशन मतलब यानी कि करने की एक्ट की करने की डिजायर जो है वो 100% होती है, ठीक है। और जहां आपका नॉलेज आ जाता है इससे लेस चांसेस होते हैं, और जहां आपका रीजन टू बिलीव आ जाता है तो इससे कम होते हैं, और जहां लाइकली टू बी आ जाता है वो रीजन टू बी से भी कम इंटेंशन होते हैं। मतलब ये फर्क है, जैसे यहाँ कोई इंटेंशन है तो 100%, कोई नॉलेज है तो 90%, कोई रीजन टू बिलीव है आपका 40-50%, और अगर रीजन लाइकली टू बी है तो आपका 30-40%। तो यहाँ पर क्या था, लाइकली टू बी, कि उसने जो गड्ढा करा था कि वहां पर कोई गिर सकता है और मर सकता है, उसे पता था, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या करा कि उसके प्रॉपर इंटेंशन नहीं थी कि बी आके गिरे, यहां पर कोई भी मर सकता था, तो यहां पर उसका एक्ट आपका कल्पेबल होमोसाइड माना गया, मर्डर नहीं माना गया। अब एक बार बेरक की डेफिनेशन से चलते हैं, क्या मतलब है। Whoever cause death by doing an act with the intention of causing death with the intention causing death bodily injury, ऐसी bodily injury देता है is too likely to cause death, यानी कि जिससे आपका likely to be मतलब यानी कि डेथ हो सकती है। जैसे इसी एग्जांपल में समझे, ए ने जो गड्ढा करा था उसे पता था कि इस गड्ढे में कोई गिर के मर सकता है, ठीक है, तो उसका जो एक्ट था वो लाइकली टू बी था कि कोई मर सकता है, तो इसलिए उसका एक्ट कल्पेबल होमोसाइड माना गया। अब एक और एग्जांपल से थ्रू चलते हैं हम। ए नोज दैट जेड बिहाइंड द बुश, जैसे कि ये है कि ए को पता था कि ये झाड़ियों के पीछे आपका कोई भी मान लीजिए जेड है, ठीक है, बट बी को नहीं पता था, ठीक है। ए को नॉलेज थी कि झाड़ियों के पीछे कोई है, बी को नहीं पता था। ए क्या करता है, बी को कहता है कि झाड़ियों में कोई पक्षी है या कुछ है, उस पर आप शूट कर दो। तो बी क्या करता है, समझ के कि कोई पक्षी होगा कुछ होगा, बी शूट कर देता है। अब यहां पर क्या है, जो बी है वो तो बिल्कुल ही लायबल नहीं माना गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कोई जानवर है क्या है, ठीक है। यहां पर ए ने उसे कहा, तो यहां पर ए पे क्या चार्ज लगेगा, ए पे लगेगा आपका कल्पेबल होमोसाइड का। यहां मर्डर नहीं माना गया, ठीक है, माना कि एक्ट बी ने करा है, पर ए का एक्ट क्या माना गया, यहां पर कल्पेबल होमोसाइड माना गया, ना कि आपका मर्डर माना गया। अब इसमें एक और चीज में चलते हैं। ए बाय शूटिंग अ फॉल, मान लीजिए ए है, वो एक क्या करता है कि एक जंगल में जाके कोई बर्ड को मार रहा होता है। बर्ड को मारने की जगह पे क्या होता है, वो कोई एक गोली किसी और आदमी को लग जाती है, ठीक है। जैसे मारना वो इस पक्षी को चाहता था, पर उसकी जगह पे ये आदमी मर जाता है, ठीक है। एम वो वहां पर करता है और मर जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जो सी जो मरा,
ठीक है, इसके लिए उसके क्या जिम्मेदार होगा, वो आपका कल्पेबल होमोसाइड के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि मर्डर के लिए जिम्मेदार होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स इन्होंने एक्सप्लेनेशंस कर रखी है कि क्या क्या है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 1, whoever who causes bodily injury to another is laboring under the disorder। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, किसी का ऑपरेशन होकर आया, किसी की सर का ऑपरेशन होकर आया, मुझे पता है कि इसके सर पे मारूंगा ये मर भी सकता है, मैं उसके सर पे तब भी जान जान के मारता हूं। मान लीजिए किसी का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन होकर आया है, या कोई भी चीज का ऑपरेशन आया है, कोई डिसऑर्डर में है, कोई शुगर है। जैसे कि एक जॉली LLB 2 मूवी में सीन था कि उसमें जो पुलिस वाला होता है वो दूसरे पुलिस वाले को गोली मार देता है, और उसको शुगर होती है, और शुगर में अगर ब्लड लॉस, अगर ज्यादा शुगर है तो अगर ब्लड लॉस होता रहता है तो होता ही रहता है, वो जल्दी से आपका पील नहीं हो पाता, जल्दी से भर नहीं आ पाता। ठीक है, तो वो यहाँ पर उसे गोली मार देता है। तो यहाँ पर जो वो पुलिस वाला था जिसने गोली मारी थी, वो किसके लिए जिम्मेदार हुआ, कल्पेबल होमोसाइड के लिए जिम्मेदार हुआ, मर्डर के लिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडली इंजरी थी वो एक ऐसी थी कि जिसकी वजह से उसे मर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे सर पे चोट लगी हुई है, और मेरे कोई भी थोड़ी सी ताकत लगा के ज्यादा जोर से मारेगा, ऐसे घूसा भी मारेगा, तो क्या होगा, मेरा सर फट सकता है, मतलब कुछ भी ब्लड कॉटेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसके इंटेंशन है। अब क्या पता है कि एक पर्सन है वो मेरे मारता ही है, और देखे मेरे सर पे मार देता है, ठीक है, एक पंच मार देता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ, मर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने मेरा मर्डर नहीं करा, यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड था। ठीक। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि वेयर इज अ डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी, पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजरी shall be deemed have caused death although restoring to proper remedies and skillful treatment। यानी कि अगर मान लीजिए आपका एग्जांपल से समझाता हूं, 8 लोग हैं, 8 लोग मेरे को घेर के मार रहे हैं, और सबके हाथ में लाठी है, और इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, कहीं पर भी देख नहीं रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मेरे बॉडी के हर पार्ट पे वो मार रहे हैं, और मल्टीपल ऑफ इंजरीज की वजह से मेरी डेथ कॉज हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि आपका इनका ये इंटेंशन माना गया कि मर्डर का इंटेंशन माना गया, यहां पर कल्पेबल होमोसाइड नहीं माना जाएगा। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी, अगर कोई ऐसी बॉडी इंजरी देता है विच कॉज सच बॉडली इंजरी, उस बॉडी इंजरी की वजह से शैल बी डीम टू हैव कॉज डेथ, और उस बॉडी इंजरी की वजह से, यानी कि अगर उस बॉडी इंजरी की वजह से वो मर जाता है तो क्या होगा, रिस्टोरिंग टू प्रॉपर स्किल फुल ट्रीटमेंट। यानी कि जैसे मान लीजिए ए है, ए की लड़ाई, ए को कोई मारता है, पीटता है, और वो जब हॉस्पिटल जा रहा होता है, हॉस्पिटल जाते जाते ही उसकी डेथ हो जाती है, और रीजन ये आता है कि इसे प्रॉपर प्रिकॉशंस मिलती तो ये बच जाता। तो क्या होगा, ये किसकी वजह से मरा, मरा तो ये इंजरी, इन इंजरी की वजह से, जो ए ने बी को दी है इस इंजरी की वजह से मरा है, जो भी इसने चोट मारी है इस इंजरी की वजह से मरा है ना, ये इस वजह से थोड़ा ना मरा है कि डॉक्टर ने इसे प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं दी। तो क्या माना जाएगा, ये इसका एक्ट, ए का एक्ट कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 की बात करते हैं, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन अ मदर वॉर्म्स। देखिए मदर वॉर्म्स की बात करी जाए, अगर तीन स्टेजेस में बच्चा पैदा होता है। पहला होता है आपका जब बच्चा जाइगोट बनता है, मतलब एक बच्चा होता है और वो अभी पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। और एक होता है क्विक चाइल्ड का मतलब होता है जब माँ को महसूस होने लग जाता है कि बच्चा पेट में है, और वो हल्की से, आपने सुना होगा पेट पे लात मारी, ये मारी। और एक होता है कि बच्चा जब बिल्कुल बाहर निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई डिलीवरी चल रही है किसी की, और बच्चा बस बाहर निकला, बच्चे का सिर्फ एक हाथ ही बाहर निकला, किसी ने उसे मार दिया, ठीक है, यानी कि अब वो एक प्रॉपर पैदा हुआ, यानी कि स्टेज 3 पे आ गया। तो क्या माना जाएगा, अगर उस बच्चे को कोई मार देता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा, ना कि मर्डर माना जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसमें मिसकैरेज में हम पढ़ेंगे कि कोई चाइल्ड क्या होता है और आपका जाइगोट क्या होता है, और ऐसे ये सब चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। अब बात करी जाए मर्डर की अगर हम बेरक की लैंग्वेज पे चले तो क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एक्सेप्ट इन दिस केस देयर आफ्टर, यही एक मेन लाइन है। यानी कि अगर कोई भी एक्सेप्ट इसके दे रखे, जो मैंने बात बताई थी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड ऑल, वो सब की बात अभी आएगी। वो एक्सेप्ट के बाद देखी जाए तो मर्डर क्या है, देखा जाए तो दोनों कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर की लैंग्वेज सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस अगर हम ये डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपका एक ये है कि सच ऑफेंडर नोज द लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि जैसे मान लीजिए ए ने गन ली और शूट कर दिया बी को, तो ये आपके हिसाब से क्या माना गया, ये माना गया आपका मर्डर माना गया, क्योंकि ए ने अपना एक्ट किया और बी को मार दिया, ठीक है। यहां पर उसने कोई ये वाला जो एक्ट है वो ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करा, ना सडन फाइट में करा, ना आपका कंसेंट के साथ करा, बी की कंसेंट के साथ, ना आपका ये वाला एक्ट 1 2 3 4, ना ये आपका एक्ट प्राइवेट डिफेंस में करा। ये उसने कोई भी इन जो मर्डर के एक्सेप्शंस है उसमें से किसी भी एक चीज में उसने नहीं करा। बार बार बात घूम के वही आएगी, जो मर्डर के एक्सेप्शंस है
वही आपका कल्पेबल होमोसाइड है। अगर आपने ये लाइन बांध ली तो आपको ये समझने में आसानी होगी दोनों में कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। तो देखा जाए तो दोनों के एसेंशियल इंग्रेडिएंट सेम है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए जो था, ए रॉबरी करने जा रहा था, रॉबरी करते करते वो क्या करता है, वहां पर आग लगा देता है और जिसकी वजह से आपके मर जाते हैं। जैसे ए विद इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेड रॉबरी, यानी कि ए जो था वो रॉबरी करने जा रहा था, पुट ए रेजिडेंशियल हाउस फायर, ये क्या करता है, इस घर को आग लगा देता है एट नाइट में, और जिसकी वजह से इस घर में रहने वाले लोग मर जाते हैं। तो अब उस पर क्या चार्ज लगेगा, उस पर रॉबरी के चार्जेस तो लगेंगे, साथ ही साथ में उसके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड का भी चार्ज लगेगा, ठीक है। और ये मर्डर नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था, उसकी इंटेंशन उनको मारने की नहीं थी, इसलिए यहां पर उसका ये एक्ट आपका रॉबरी के इंटेंशन थे। हालांकि सीरीज में होते हुए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सीरीज है, ये एक्ट ऑफ सीरीज है, इसने आग लगा दी इस घर को, अब इसने घर को आग लगाई, इसका क्या निकला, कॉज निकला कि यहाँ के जो इस घर में जो लोग थे, ठीक है, ये भी मर गए। अगर उसकी इंटेंशन थी कि इन लोगों को मारने की इंटेंशन थी, ठीक है, तो मर्डर का चार्ज लगेगा, पर यहां पर उसकी इंटेंशन नहीं थी इन लोगों को मारने की, तो यहां पर क्या लगेगा, कल्पेबल होमोसाइड लगेगा। क्यों लगेगा? अब यहां पर एक और डिफरेंस है, यहां पर ये डिफरेंस है कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपकी नेचर है कि जैसे इस एग्जांपल को आप डिफरेंशिएट करिएगा, ए ने बी को सीधा गोली मार दी, तो यहां पर इंटेंशन क्लियर थे कि ए की इंटेंशन थी कि वो बी को मारेगा ही मारेगा, तो ये मर्डर माना गया। यहां पर क्या हुआ, दूसरे वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि ए ने जब बी को जो रॉबरी करते हुए जो लोग मर गए, यहां पर उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी, ठीक है, यहां पर इंटेंशन क्या थी, लोगों को मारने की नहीं थी, बस अपनी रॉबरी के काम को करने के लिए, पर तब भी लोग मर गए। अब यानी कि उसने ऐसी बॉडी इंजरी दी कि जिसकी वजह से, और पता था कि यार अगर मैं आग लगाऊंगा तो लोग मरेंगे, तो यहां पर बस उसे ये फायदा मिलेगा कि उसका जो एक्ट होगा वो आपका 299 में आएगा, 300 में नहीं आएगा। हालांकि 299 और 300 में डेफिनेशन क्लॉज है, आपका पनिशमेंट जो है वो कल्पेबल होमोसाइड की 304 में है और मर्डर की पनिशमेंट आपके 302 में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ए इंटेंशन किल टू किल बी बाय पॉइजनिंग गेव अप बी, ए ने बी को मारने के इरादे से, ठीक है, यानी कि उसके प्रॉपर इंटेंशन थे बी को मारने के, वो क्या करता है, बी को पॉइजन दे देता है। अब जब बी को वो पॉइजन देता है, बी उसे खा लेता है, बी जब उसे खा लेता है तो क्या होता है, वो बी मर जाता है, तो ये उसका एक्ट क्या माना गया, बी का एक्ट ये मर्डर माना गया। क्यों माना गया? द ऑफेंडर नोस, क्योंकि यहां पर जो एक्यूज था, ऑफेंडर मींस एक्यूज, जानता था, यानी कि जो दोषी था वो जानता था कि उसका ये एक्ट आपका डेथ कॉज कर सकता है और प्रॉपर पर्सन के लिए ही था, ठीक है। 300 का हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी ना, उसमें यही बात है, ए को मारना था, ए ने बी को मारना था, बी को मार दिया, बस यहां पर ये आपका मर्डर माना गया। ए को पता था कि यार मेरे इस एक्ट से कोई मर सकता है, कोई भी पर्सन मर सकता है, तो यहां पर क्या है कि आपका कल्पेबल होमोसाइड माना, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए थ्रू नहीं थी। अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये आपके मर्डर के एक्सेप्शंस की बात करता है। ये 5 एक्सेप्शन है जिसमें से आज हमें सिर्फ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पढ़ेंगे। अब देखिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब समझे तो क्या होता है, कोई ऐसा करा हुआ एक्ट जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो दो। अभी हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि ऐसे कौन से एक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो सकते हैं। बेसिकली जो नानावटी केस था, एक केएम नानावटी, उसमें आया था, जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी, केएम रुस्तम मूवी भी बनी थी, उसके ऊपर एग्जांपल्स आपको समझ आएंगे। उसमें पूरी गाइडलाइंस आई थी कि कौन सी चीज आपकी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मानी जाएगी। बट मैं आपको एक चीज से और समझाना चाहता हूं कि वही लाइन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर कोई एक्ट आपका मर्डर के एक्सेप्शंस में आता है तो वो आपका कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। इस लाइन को आप बार बार रिपीट करते रहेगा तो आपको ये लर्न हो जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मर्डर के एक्सेप्शंस क्या, ये अगर कोई भी एक्ट आपका इन 5 में आता है तो वो आपका कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा, ना कि मर्डर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए ने बी को मार दिया, किसकी वजह से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, या एक्सीडिंग ऑफ प्राइवेट डिफेंस की वजह से, या पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी के टाइम पे मार दिया, या आपका सडन फाइट में मार दिया, कंसेंट से मार दिया, तो ये ए ने जो बी को मारा, ये क्या माना गया, आपका कल्पेबल होमोसाइड माना गया, आपका ना कि मर्डर माना गया। अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बेसिकली कहता क्या है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को हम समझे कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन इट डिप्राइव्स द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मान लीजिए किसी ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। अब जैसे कि मान लीजिए एक हस्बैंड है,
हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक वर्ड कह दिया, प्रोस्टिट्यूट वर्ड कह दिया। अब यहां पर क्या करा कि वो एक ऐसा वर्ड था जिसके वजह से वुमेन ने अपना आपा खो दिया और उसने उसे मार दिया। ठीक है, अब ये जो मारना हुआ, ये उसने औरत ने जो मारा अपने हस्बैंड को, ये केस भी हुआ था, मैं आपको वो जजमेंट भी दिखाऊंगा। जो ए ने बी को मारा इस वर्ड के वजह से क्या हुआ यहां पर, ये उसका एक्ट जो है वो मर्डर नहीं माना गया, कल्पेबल होमोसाइड माना गया। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसकी गाइडलाइंस थी कि कौन सी चीज आपकी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मानी जाएगी, कौन सी चीज आपकी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन 1 ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कोई एक्ट करता है जिसकी वजह से आप अपना आपा खो देते हैं, तो आपका वो एक्ट क्या माना जाता है, कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, ना कि मर्डर माना जाएगा, जिसके से डेथ भी हो गई। और मान लीजिए अगर मिस्टेकनली किसी ने आपको बोला तो वो अलग चीज है। अब बात करते हैं कि आपका नॉट डूइंग डन ऑबिडियंस प्रोवोकेशन नॉट गिवन एंड प्राइवेट डिफेंस। बस आपका इसमें ये है कि सडन और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेव एंड सडन होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे के सारे चीज समझ आ जाएगी। अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं केम नानावटी में क्या बात बोली गई थी कि कौन सी चीज आपकी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए ए, एक आदमी है बी को मार दिया, ये कह रहा है कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि इसने मुझे गाली दी थी। अब ए ने बी को गाली दी तो बी ने सॉरी ए ने बी को गाली दी तो ए ने बी को मार दिया। अब मान लीजिए कोई गाली के सिर्फ एक गाली देने की वजह से क्या ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट था, इसमें बोला गया केम नानावटी में कि वेदर अ रीजनेबल पर्सन, रीजनेबल मैन डूइंग दिस थिंग और नॉट। अगर हम एक प्रूडेंट आदमी की मान करें, एक विवेक आदमी की बात करी जाए, जैसे हमारे जज साहब होते हैं, जज साहब अपने ऊपर प्रेज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो क्या मैं एक आम आदमी ऐसा करता। जैसे मान लीजिए अगर किसी कई होते थे गाली दे देते हैं कोई लोग, आप उसे ज्यादा से ज्यादा चाटा मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट तक भी एक बारी को समझा जा सकता है, हालांकि ग्रीवियस हर्ट भी नहीं माना जाएगा, बट आप उसे मार नहीं दोगे। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मैंने उसे पलट के मार दिया तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक था कि आम आदमी अपना दिमाग नहीं खो सकता था, एक रीजनेबल आदमी, एक प्रूडेंट आदमी, एक विवेकशील आदमी अपना दिमाग नहीं खो सकता था, सेल्फ कंट्रोल नहीं खो सकता था। इसलिए वो चीज, ये गाली सिर्फ एक गाली दे देना, वो चीज आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। फिर दूसरा बात करते हैं ऐसे वर्ड या ऐसे गेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को वो वर्ड बोला था, ठीक है, तो ये जो वर्ड था ये एक ऐसा गेस्टर था जो आप उसके कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो इस वजह से वो वर्ड माना गया। पर कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे गाली हो गई, बट एक होती है, कुछ गालियां होती है जो आपके कैरेक्टर को एस्टिमेट करती है। जैसे वुमेन की कैरेक्टर को इसने वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को वो वर्ड बोला था, तो उससे क्या हो रहा था, वुमेन का कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो वो चलो माना गया, ठीक है। पर अगर कोई सिंपल सा मुझे गाली दे रहा है या कुछ दे रहा था तो मैं उसे मान नहीं दूंगा इस बात पे। उसने मान लीजिए मुझे कोई गाली दी जो मेरे फैमिली से रिलेटेड थी, तो मैं उसे इस बेस पे मान नहीं दूंगा, ठीक है। एक मेंटल बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएटेड, कि मतलब उसका मेंटल बैकग्राउंड क्या माना जाएगा अक्यूज्ड का, कि उसका अक्यूज्ड का मेंटल बैकग्राउंड क्या था, पीछे की क्या हिस्ट्री थी, ये भी चीज देखी जाएगी कि जिसके वजह से उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। अब मान लीजिए अ फेटल ब्लो शुड बी क्लियरली कूल डाउन। अब देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे एक ए आदमी है, उसको पता चलता है कि उसका वाइफ का अफेयर चल रहा है, ठीक है। अब जब ए को पता चला उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, वो क्या करता है, अपनी वाइफ को स्टॉक करता है, पीछे जाता है उसके और हाथ में चक्कू लेके जाता है और ये कहता है कि आज जहां मिलेगा मैं मार दूंगा। और वो अपनी वाइफ को, यानी कि अपनी बी वाइफ को सी के साथ देख लेता है और इसी बेस पे वो दोनों को मार देता है। तो उसका एक्ट ये क्या आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में माना जाएगा? आंसर इज नो। ये उसका एक्ट आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने ध्यान से सुनो कि ए जो था वो अपने घर से ही निकला था चाकू लेकर। जब वो चाकू लेके अपने घर से निकला तो यानी कि वो प्री डिटरमाइन था, प्री प्लान था वो, कि आज जो मिलेगा मार ही दूंगा। तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुई नहीं हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं, और उसके पास कूल डाउन होने का माइंड भी था, यानी कि वो कूल डाउन हो सकता था। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट है, मैं कुछ कहीं देखता हूं कि जिसकी वजह से मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता हूं, यानी तो वो उस वक्त का चलो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में माना गया। मैं बाहर गया, 2 दिन बाद मैंने सांस ली और उसे मार दिया, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो एक जजमेंट है, उसमें क्या था, हस्बैंड कॉलिंग वाइफ अ प्रोस्टिट्यूट इज अ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है। ये केस था, इसमें क्या हुआ था, जो डिसीज था, डिसीज मतलब यानी कि यहां पर जो पर्सन था, हस्बैंड था, प्रोवोक द अक्यूज्ड नंबर 1 यानी कि वाइफ को वो ऐसे वर्ड्स बोलता है, ये वाला वर्ड बोलता है इन अवर सोसाइटी। अब जज साहब ने ये क्या बोला कि हमारी सोसाइटी में ये जो वर्ड है, ऐसे वर्ड आपका
अनएक्सपेक्टेड है कि मतलब कोई सुनना पसंद नहीं करता। मोस्ट प्रॉबेबली शी वुड नॉट रेडी टू बी हियर दिस वर्ड्स, और वो ये वर्ड्स सुनने की आदी नहीं थी अगेंस्ट अपनी डॉटर के भी और अपने लिए भी। ठीक है, द इंसिडेंट एज अ रिजल्ट सडन एंड प्रोवोकेशन, तो ये जो वर्ड बोला उसे और वाइफ ने उसे मार दिया, ये क्या माना गया? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में माना गया, क्योंकि ये वर्ड जस्ट सामने माना कि ये ऐसा वर्ड जो है वो आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आता है और एक रीजनेबल आदमी सुनने लायक नहीं होता ये, तो इसलिए उसके जो मारा तो वो आपका चार्ज क्या लगेगा? 304 का लगेगा, ना कि 302 का। 302 बात करता है आपका पनिशमेंट ऑफ मर्डर और 304 बात करता है आपका पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि आपका कल्पेबल होमोसाइड माना गया। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन होगी उसे सजा कितनी मिलेगी? आपका अगर उसका एक्ट 304 में माना गया तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल या ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंप्रिजमेंट की। ठीक है, और अगर 302 में माना गया तो उसे क्या होता है? 10 लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस या उससे भी ज्यादा डेथ की भी पेनल्टी मिल सकती है, फांसी की भी सजा हो सकती है उसे। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे कि एक मूवी आई थी ब्लैकमेल मूवी, ब्लैकमेल मूवी में क्या होता है? इरफान खान अपनी वाइफ को किसी के साथ देखता है, ठीक है, और वो इमेजिन करता है कि मैं इन दोनों को भी मार देता हूं, वो ऐसे उसको मारने की इमेजिनेशन भी करता है। अब जब वो इमेजिनेशन ऐसे कर रहा है और मान लीजिए वो शायद मार भी देता उसको, उसके बॉयफ्रेंड को, अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को भी और उसको भी, तो क्या होता? ये उसका एक्ट मर्डर माना जाता है या डेथ कल्पेबल होमोसाइड में माना जाता? तो देखा जाए तो ये एक ऐसा एक्ट था जो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि एक रीजनेबल आदमी भी अपना दिमाग खो सकता है। तो ये अब हम केएन नानावटी वाले केस में जाते हैं, तो इरफान खान के एक्ट को हम कहते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में इसने इसको मार दिया। अब ये वाला जो एक्ट था, एक रीजनेबल आदमी देख के खुंदक खाई जाएगा, सेल्फ कंट्रोल खो ही देगा, और ऐसी चीज थी जो आपका अनएक्सपेक्टेड थी और कूल डाउन होने का उसे टाइम भी नहीं था, तो वो क्या करता है? इसे मार देता है, ऐसा वो इमेजिन करता है मूवी में। तो ये जो इरफान खान मानेगा तो इरफान खान पे कौन सा चार्ज लगेगा? 304 का चार्ज लगेगा, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा, ना कि 302 का चार्ज। और अब मान लीजिए वो ये देखता है कि अपनी वाइफ को अपने किसी भी आदमी के साथ देखता है और वो बाहर चला जाता है, यानी कि वो बाहर चला जाता है, 2-4 घंटे सांस लेता है, फिर वो चाकू खरीदता है और देके मार देता है। अब यहां पर क्या होगा? तो क्या उसे इरफान खान को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलेगा? आंसर इज नो, तब उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास टाइम था कूल माइंड होने का और वो कूल माइंड होके सोच सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए उसे ये वाला डिफेंस नहीं मिलेगा। अब एक और मूवी थी जिसमें क्या था, अनिल कपूर की थी कि इस मूवी का नाम था मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनिल कपूर की जो वाइफ थी उसके उसके साथ लड़ाई होती रहती है, और वो क्या करता है, एक दिन लड़ाई में मतलब दोनों की लड़ाई होती है तो उसकी वाइफ उसे चाटा मारती है और वो पलट के उसके चाटा मारता है। वो जब वो मारता है अपना, अनिल कपूर अपनी वाइफ को चाटा मारता है, तो इसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके बेड का कोना उसके सर पे लग जाता है। तो अब आपके हिसाब से ये वाला एक्ट क्या माना गया? ये क्या अनिल कपूर का एक्ट जो है वो आपका कल्पेबल होमोसाइड माना गया या मर्डर माना गया? तो देखा जाए तो उसने उसे चाटा मारा, इसने पलट के चाटा मारा, दोनों ने चाटा मारा, तो ये उनका सडन फाइट में था, और वो देखा जाए तो ये साथ में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था, गुस्से में भी था, यानी कि उसकी वाइफ ने उसे एक ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से गुस्सा आ गया, और देखा जाए तो उसके सर पे भी एक चोट लगी, तो कोई ज्यादा चीज नहीं थी, बस वो एक्सीडेंटली भी हो गया, बट कोर्ट उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा। कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पर, क्या लिखा है? द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि जो मर्डर केसेस होते हैं जहां इंटेंशन देखा जाता है वो प्रूफ करे जाते हैं बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि प्रोसिक्यूशन यानी कि जो केस करने वाला है, जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पर्सन, ये जज साहब है, ठीक है, और ये प्रोसिक्यूशन है, यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन होगा? विक्टिम या फिर डिसीज्ड जो मर गया, ठीक है, उसका केस लड़ेगी, सरकार केस लड़ती है, उसको अपना उसको अक्यूज के ऊपर जो केस प्रूफ करना होता है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है, यानी कि सारे डाउट्स को क्लियर करते चले जाना है। और इसका उल्टा होता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में होता है कि दी बेस्ट एविडेंस हैव इट, अगर कोई किसी का दी बेस्ट एविडेंस होता है तो वो जीत जाता है। बट हमारे क्रिमिनल केसेस में आपका बियॉन्ड द रीजनेबल केसेस क्लियर करे जाते हैं, ना कि प्रीपोंडेंस के हिसाब से। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपका सिविल केसेस के हिसाब से होते हैं। तो इसमें यह माना गया कि उसको बेल भी मिल गई थी और वो इसकी जो इंजरीज थी ये सब मानी गई, क्योंकि अनिल कपूर का जो एक्ट माना गया वो एक आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन प्लस सडन फाइट में भी माना जा सकता है, इसलिए उसको यहां पर कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज मिलेगा, ना कि मर्डर का। अगर इसमें अब जो बाकी के जो हमारे एग्जांपल्स एक्सेप्शंस है वो हम पार्ट 2 में करने, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे।